ठीक है, अपने आते हैं अपने टॉपिक्स पे। वैसे तो सीधे सीधे ही थे, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस करते हैं। नीति आयोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। पबमेड के अंदर भी है इसका रोल, है ना। और कहीं कहीं पे इकोनॉमी के अंदर भी हम लिख सकते हैं, और निबंध के अंदर भी अगर हम इससे रिलेटेड इंडेक्स का या इसके इनिशिएटिव्स का यूज करेंगे तो अच्छा प्रभाव हो जाता है। नीति आयोग की जो स्कीम्स होती है वो भी अपने को पढ़नी है। सीवीसी, सीआईसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आज के अपने टॉपिक थे। जो नीति आयोग है उसके ऊपर अपने को क्या क्या बात करनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, कब आया, इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसका कंपोजिशन यानी इसकी संरचना क्या है, जैसे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है, थिंक टैंक होता है, तो ये सारी संरचना अपने को पता होनी चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक 7 फाउंडेशनल पिलर्स है इसके, वो देख लेना, 7 स्तंभ बनाना होगा तो यही लिख देंगे कि 7 स्तंभ क्या है वो बताओ। हम्म। हाँ। सही है, ठीक है, ये 7 पिलर्स है। फिर इसके की इनिशिएटिव्स यानी जो कुछ योजनाएं अगर इन्होंने शुरुआत की होगी, आपने क्वेश्चन दिया भी, और कुछ इंडेक्स यानी जो सूचकांक है वो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। फिर डिफरेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्री मेंस दोनों के अंदर, कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था अपने नीति आयोग ने। अब नीति आयोग कौन सा, मतलब कौन से आर्टिकल में है संविधान के? हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकला है ये, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी एक आदेश आया था उससे निकला, यानी ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो योजना आयोग भी ऐसा ही था, लेकिन इसकी पावर ज्यादा हो गई थी, डेमोक्रेटिक कम था नेचर में, और जो संघवाद था उसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत थी। एक अपने जो है आर्टिकल 280 के अंदर पढ़ते हैं, फिनेंस कमीशन बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके पास उतने पावर्स नहीं थे जितना एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए योजना आयोग के पास हो गए थे, तो उसको प्रतिस्थापित किया था। तो इनके अंदर एक टेबल बना के अपने को अंतर लिखना है, लिमिटेशन और कंसर्न, भाई क्या चुनौतियां क्या है, ये सब अच्छा होने के बावजूद भी इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, या नीति आयोग में आलोचनात्मक टिप्पणी पूछ ले अपने से कि जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आलोचनात्मक टिप्पणी। एक अपने को पता होना चाहिए, सहकारी संघवाद, संघवाद, और कॉम्पिटिटिव जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, उसके दोनों का बेस्ट एग्जांपल है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में इंडेक्सेस आ जाएगी नीति आयोग की, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसकी गवर्निंग काउंसिल जो है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है, कि स्टेट और सेंटर बैठ के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो राष्ट्र है उसके विकास के लिए कार्य करते हैं। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में है कि हेल्दी कंपटीशन होता है, का उद्देश्य वही है कि देश का विकास, तो राज्य 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 में और राज्य केंद्र के अंदर कंपटीशन। तो ये पूरा नीति आयोग आपका हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं तो वही एस्टेब्लिश कैसे हुआ, कौन से एक्ट से, 1993 के एक्ट से हुआ, वो एक्ट हमें मेंशन करना होगा अगर क्वेश्चन आता है। एक सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग उपांत। हाँ, आप आ जाना, 6 बजे तक आ जाना आप, और ऊपर वाला बंद है, नीचे वाले में आ जाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी जो भी कार्यकाल है, नियुक्ति है, वो कैसे होती है। 2 नंबर में ये भी पूछने को पूछ सकते हैं कि इसकी नियुक्ति करने वाली समिति के बारे में लिखो। फंक्शंस, कार्य के उत्तरदायित्व, पावर्स क्या है इसकी, शक्तियां, कौन से न्यायालय की पावर होती है इसके पास, सिविल कोर्ट की पावर होती है इसके पास। चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनौतियां, कमियां, आलोचना, कुछ ही बोल दो, चुनौतियां, और फिर वे फॉरवर्ड, सजेशन भी तो देंगे, सुझाव, इसको और मजबूत करने के लिए क्या। प्लस एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, इसकी अचीवमेंट,
इसके जो भी है इसने क्या क्या अभी तक अचीव करा है वो अपने को लिखना है। ये अचीवमेंट्स अपने को पता होनी चाहिए जी। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने चुनौतियों के अंदर आ जाएगी। फिर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी अपना सीआईसी सूचना आयोग। इसमें स्टैट्यूटरी बेसिस और नेचर इसका वही एक्ट अपने को पढ़ना होगा, आरटीआई का बेसिक चीजें, कैसे इसकी संरचना क्या है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल और इसको हटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन भी बताऊंगी क्यों। फंक्शंस यानी इसके कार्य क्या है, पावर्स यानी इसकी शक्तियां क्या है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कैसे किसको सूचना देता है, रिपोर्ट करता है, चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनौतियां, और फिर वही सुझाव। अब इसके अंदर एक एक्ट आया था 2019 के अंदर संशोधन वाला, वो देख लेना। इसके अंदर जो चेंजेस हुए थे वो मेनली चुनौतियों के अंदर उसको भी मेंशन करना है अपने। क्या है थे चेंजेस, याद है क्या? केंद्र के द्वारा, और इससे क्या होगा? पहले इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग ही जैसे एक संवैधानिक बॉडी को पावर्स दी हुई थी वैसे दी हुई थी, बाद में इन्होंने सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया था, जो कि गलत है। पॉलिटिकलाइजेशन होगा, डेमोक्रेटाइजेशन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। अब आते हैं अपने केंद्रीय सतर्कता आयोग में। इसमें इसका नेचर क्या है, मतलब कब बना, कैसे बना, कब और कैसे फॉर्म हुआ, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। 2003 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अपने देखेंगे। लेजिस्लेशंस जो है सीवीसी से रिलेटेड, वो इसकी पावर, ये मेन है, इसकी शक्तियां, इसके कार्य और इसकी चुनौतियां। सभी बॉडीज के अंदर ऐसे प्रिपेयर करना है अपने को मेंस के लिए। चाहो तो नोट्स बना लो, चाहो तो 10 मार्कर के तौर पे इसको याद कर लो। फटाफट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, देखो इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पास ना तो वित्तीय शक्ति और न ही वैधानिक आधार है। तो ये आपके क्वेश्चन से भी 2 पॉइंट आपको याद करने को मिल गए कि अच्छी चीज क्या है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। कमियां क्या है, वित्तीय शक्ति नहीं है और वैधानिक आधार नहीं। वैधानिक आधार मतलब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ना संवैधानिक, ना सांविधिक। ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है। इस कथन के संदर्भ में हमें नीति आयोग की संरचना बतानी है, भूमिका बतानी है और उसकी सीमाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। हो सकता है इतना लंबा क्वेश्चन नहीं भी आए जो ये डिटेल में समझाया गया है, और मैंने इसलिए लिखा था कि अपने सारी चीज इसके अंदर कवर कर ले, तो आप उसकी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई है कि भाई उसने बता दिया। अब लिखना मतलब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। लिखने के लिए चीजें यही होती है, और बेस्ट होता है 10 मार्केट में आप सब चीजें लिख दो, तो उनको भी ये लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाली लाइन में दोनों ही चीज लिखी है ना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अब अपने सारी चीज पे चर्चा करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हुई थी। थिंक टैंक था ये एक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने को लिखने हैं। सहभागितापूर्ण नीति संगठन के रूप करने इसका प्रमुख काम था। इसका उद्देश्य था कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है उसको बढ़ावा मिले, राज्यों को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। लेकिन आयोग के पास न तो कानूनी और न ही वैधानिक अधिकार है, न वित्तीय आवंटन की शक्ति है, जिसके कारण इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर क्वेश्चन उठते रहते हैं। अब इतना बड़ा इंट्रो देने की जरूरत भी नहीं है, अब यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास इतने पेज में इतनी जगह हो जरूरी नहीं। ये तो आपको एक पूरा एकदम मतलब ना एक परफेक्शन वाला दिया हुआ है, आप एक लाइन पे खत्म कर दो, 2 पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उनको बता दो कि आपको पता है नीति आयोग क्या है। फिर हम बॉडी पे आते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। तो जो मेन बॉडी, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, केंद्रीय मंत्री और नीति विशेषज्ञ होते हैं। मेन है इसकी गवर्निंग काउंसिल, उसमें सभी मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल इत्यादि शामिल होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो। सहकारी संघवाद का जो है ये मंच तैयार करता है। रीजनल काउंसिल्स होती है जो विशेष मुद्दों पर केंद्र राज्य सहयोग के लिए कार्य करती है, और एक थिंक टैंक मॉडल होता है जिसमें विशेषज्ञ बैठते हैं।
डेटा एनालिसिस होता है, नीति से रिलेटेड सुझाव देते हैं, ये उसकी संरचना होगी। इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या है? नीति निर्माण में सहयोग, नीति से रिलेटेड सुझाव देते हैं, मतलब हर स्टेट को बोलेगा आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को कुछ ऐसा बनाओ, शिक्षा पॉलिसी को कुछ ऐसा बनाओ। सबूत आधारित शासन यानी एविडेंस बेस्ड जो है गवर्नेंस, उसके ऊपर बल देता है। दीर्घकालिक रणनीति जैसे एसडीजी इंडेक्स, इंडिया एट द रेट ऑफ 75, ऐसी चीजें आपने लिखी भी है अपने आंसर में लिखी हुई है ऐसी चीज, तो ऐसी चीज अपने को हाईलाइट करनी है, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसे ऐसे मतलब प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किए जिससे जिला स्तर पर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये प्रमुख भूमिकाएं हैं नीति निर्माण के अंदर। सहकारी संघवाद का प्रयास करता है, राज्यों को नीति रणनीति निर्माण के अंदर शामिल करते हैं। आप लिख भी सकते हो गवर्निंग काउंसिल के अंदर। फिर उसके बाद में इनके प्रदर्शन का आंकलन होता है, हेल्थ इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स वगैरह। और प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी प्रोत्साहन, जिससे नवाचार और स्टार्टअप में समर्थन मिलता है। अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ये सब नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लेके आए। फिर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है टाइम टू टाइम पे, वो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकली एनालिसिस हमें करने के लिए बोला, यानी सीमाओं को बताने के लिए बोला, उस पर हम आते हैं। इसका वैधानिक अधिकार का अभाव है, वो लिखेंगे कि ये ना तो सांविधिक निकाय है ना संवैधानिक निकाय है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से गठित निकाय है, इसके पास पावर नहीं है। इसकी स्वायत्ता प्लानिंग कमीशन की तुलना में भी कमजोर मानी गई है। प्लानिंग कमीशन तो बहुत पावरफुल था, फंड एलोकेशन करता था स्टेट्स को। फिनेंस कमीशन की पावर से भी आगे निकल गया था, क्योंकि उसकी बाध्यकारी हो जाती थी पावर, ठीक है। लेकिन नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है। वित्तीय शक्ति का अभाव, प्लानिंग कमीशन की तरह कोई प्लानिंग फंड एलोकेशन का अधिकार नहीं है। राज्यों को जो मिलने वाली ग्रांट है उस पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ सिफारिशें देता है, रिकमेंडेशन देता है, कोई एडवाइजरी है, कोई बाइंडिंग नहीं होती। और राज्यों के लिए आयोग के सुझाव बाध्यकारी नहीं होते। सहकारी संघवाद पर भी सीमित प्रभाव है, क्योंकि जब फंड की शक्ति नहीं है तो वास्तविक सहयोग तो हो नहीं पाएगा, केवल टेबल पे बातचीत और डिबेट्स तक ही वो मतलब एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी चीजें। ओवर रिलायंस ऑन सेंट्रल लीडरशिप, अपने हमेशा देखते हैं नीति आयोग का फेस सेंटर के ही लोग होते हैं, पीएम खासकर। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड एक संस्था हो जाती है, इसे केंद्र प्रधान निकाय भी मान लेते हैं राज्य। और कार्यान्वयन शक्ति का अभाव है, जो भी सुझाव देता है वो लागू ही नहीं कर सकते, ठीक है। मध्यम और दीर्घकालीन नीतियों के परिणाम पर इसका सीधा कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया तो आप पे ये ऐसे कोई दंडात्मक कार्यवाही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी अपने गोल्स हैं उस पर भी इसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो कंक्लूजन क्या करेंगे? कंक्लूजन में सॉल्यूशन देते हुए इसको खत्म करेंगे। अतः नीति आयोग नीति सहयोग को बढ़ावा देता है, परंतु नीति लागू करने की शक्ति इसकी कमजोर है। भविष्य में यदि इसे सांविधिक दर्जा मिल जाए तो इससे तो अपने पहली प्रॉब्लम जो बताया था, वैधानिक के पास पावर नहीं है। और सीमित वित्तीय अधिकार मिल जाए, राज्यों के साथ साझेदारी में मिल जाए, तो ये संघीय ढांचे को और मजबूत, प्रभावी और उत्तरदायी संस्था बन जाएगी। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चाहे तो सुझाव भी लिख सकते हैं, उसमें 2-3 चीज लिख दो और लास्ट में कोई कंक्लूजन की लाइन लिख दो। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सुझाव लिखना जरूरी है नहीं, पूछा तो है नहीं। तो देखो, अपने एक सिविल सर्वेंट है, अपने को सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम्स बता दो, लेकिन 1 या 2 भी दो, लेकिन सुझाव जरूर दो। वरना तो खाली प्रॉब्लम बताने के लिए थोड़ी है, मीडिया का काम थोड़ी कर रहे हैं, ये हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। सुझाव अपने को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम है जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, इनके प्रभाव का विश्लेषण करना है। क्या ये कार्यक्रम भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हैं? अब इसको तोड़ते हैं। पहले तो देखो, नीति आयोग जो है उसका इंट्रो में नीति आयोग के बारे में लिख दो। फिर ये तीनों जो प्रोग्राम है ना, इन तीनों के बारे में स्टैटिक जितने भी बातें आती है, जैसे योजना अपने याद करते हैं, तो इन योजनाओं को अपने लिख देंगे। फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे कि क्या ये समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हैं, तो एक में लिखेंगे हाँ करते हैं, एक में लिखेंगे नहीं करते हैं। और फिर कंक्लूजन में कुछ आगे की राह बता देंगे, 1-2 पॉइंट पॉजिटिव इसके अंदर लिख देंगे। अब आते हैं अपने आंसर में। नीति आयोग ने नीति निर्माण को अधिक डेटा आधारित, सहभागी और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन और एसडीजी इंडेक्स।
ठीक है। इससे क्या होगा, पिछड़े जिलों को मुख्य धारा में लेके आया जाएगा, नवाचार बढ़ेगा और राज्यों में सतत विकास की प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी। तो इन तीनों के हमने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। अब एक एक पे आ जाते हैं। एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें 112 पिछड़े हुए जिलों को हमने चूज किया। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन वगैरह, जल शासन वगैरह, इनमें तेज प्रगति की जाएगी। और एकदम ग्राउंड लेवल पर डीएम ड्रिवन गवर्नेंस। डीएम ड्रिवन गवर्नेंस मतलब डीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं उसकी। इसकी नई संस्कृति जो है विकसित हुई है। अटल इनोवेशन मिशन में क्या है, अटल टिंकरिंग लैब, 10,000 से अधिक स्कूलों में नवाचार संस्कृति विकसित की गई है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं, जिससे स्टार्टअप कल्चर जो है वो बढ़ेगा। एसडीजी इंडेक्स से क्या होगा, राज्यों के लक्ष्य आधारित विकास होगा। और खाली ऐसा नहीं है कि खाली डेवलपमेंट हो रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज है। राज्यों में प्रतिस्पर्धी संवाद और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इस इंडेक्स के थ्रू। तो हर एक की दो दो अच्छी चीज हमने लिख दी। तो क्या ये कार्यक्रम समावेशी विकास के सुनिश्चित करते हैं? तो हाँ, तो इसमें पॉजिटिव चीजें लिखेंगे। जैसे एडीपी ने भारत के सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन ने नवाचार को बढ़ावा दिया है, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया है। इस तरीके की चीजें हम लिख सकते हैं। स्कूल के अंदर जो इनोवेशन है वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। एसडीजी इंडेक्स ने राज्यों को समान अवसर, सतत विकास, सामाजिक क्षेत्र सुधारों के लिए प्रेरित किया है। लेकिन पूर्णतः ये समावेशी नहीं है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा लिखना है। जैसे इन कार्यक्रमों में वित्तीय आवंटन की सबसे जो पहली कमी है ना, अगर आपको सोचना भी नहीं है तो वित्त का अभाव तो हर प्रोग्राम में ही है। जितना चाहिए उतना तो है ही नहीं। जैसे हम हेल्थ के लिए जीडीपी में कितना चाहिए एक्चुअल खर्च और कितना हम कर रहे हैं वो, तो इस तरीके से ये चीजें आप लिख सकते हो। वित्त आवंटन सीमित है। संसाधनों की असमानता के कारण कई राज्य और जिले पीछे रह जाते हैं। और संस्थागत जो क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जो अलग अलग जगह अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। दीर्घकालिक समावेशी विकास के लिए स्थिर वित्त और अधिक अधिकार और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, यानी मोर पावर चाहिए इसके अंदर अपने को, विधिक और वित्तीय दोनों। अब कंक्लूड कर देते हैं इसको। नीति आयोग के कार्यक्रमों ने भारत में विकास मॉडल को जन केंद्रित और डेटा चालित और परिणाम बनाया है। हालांकि ये समावेशी विकास को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए इन्हें अधिक संस्थागत समर्थन चाहिए, मजबूत वित्तीय संसाधन चाहिए और राज्यों की क्षमता वृद्धि की यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। समग्र रूप से ये कार्यक्रम भारत में समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परंतु अभी भी प्रारंभिक कदम है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि इनिशियल स्टेप तो लिया गया है लेकिन कंप्लीटली वो अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इस तरीके से इसको कंप्लीट हम पूरा कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से समावेशी ये बन जाएंगे। काफी एनालिसिस का क्वेश्चन था ये। तो अपने को करना है वही है कि जो स्टैटिक चीजें हैं वो अच्छे से याद करनी थी, इनके बारे में लिखना था। और जो अपनों ने जैसे मेन याद करेंगे हम, नीति आयोग के प्लस, नीति आयोग के माइनस, उन्हीं को हम इसके अंदर मोल्ड करके लिख सकते थे। जैसे हमने पढ़ा ना कि वित्तीय पावर नहीं है नीति आयोग के पास, विधिक अधिकार नहीं है, उन्हीं को घुमा फिरा के इसके अंदर भी लिख दिया आपने कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर अधिक लचीला, सहभागी और थिंक टैंक आधारित संस्था के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन दोनों संस्थानों की संरचना, शक्ति और कार्य प्रणाली में मौलिक अंतर है। कुल मिला के आपसे इनके बीच में अंतर पूछा गया है, जो एक टेबल फॉर्म में बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। नीति आयोग आया था 2015 में, प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में। पहला अंतर हो गया। ये एक थिंक टैंक आधारित है, परामर्शी संस्थान है, लेकिन ये केंद्रीकृत योजना निर्माण संस्था थी। प्लानिंग कमीशन जो था कब बना था, 2015 के अंदर ये एबॉलिश हो गया था और इसे बनाया गया था। इसके पास कोई वैधानिक या संवैधानिक दर्जा नहीं है, उसके पास भी नहीं था, लेकिन मजबूत कार्यकारी शक्ति थी। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है नीति आयोग, ठीक है, और नवाचार और सुझाव देता है। इसका मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और केंद्र राज्यों के अंदर रिसोर्स एलोकेशन करना। ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था, यानी सेंट्रलाइज पावर थी इसके अंदर। दोनों के हेड प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसमें विशेषज्ञ, तकनीकी सदस्य, सीईओ मॉडल इस सब पे काम करता है, लेकिन ये केंद्र प्रधान और राज्यों की भूमिका बहुत सीमित थी प्लानिंग कमीशन के अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। इसमें सक्रिय साझेदारी रहती है राज्यों की, गवर्निंग काउंसिल के अंदर भी निर्णय लिया जाता है, उसमें सिर्फ सलाह ही ली जाती थी राज्यों। इसमें कोई फंड एलोकेशन नहीं होता, लेकिन वहां फंड एलोकेशन होता था।
पंचवर्षीय योजना यहाँ समाप्त हो गई। रणनीतिक दीर्घकालिक विजन जैसे इंडिया एट द रेट ऑफ 75 इस टाइप के कुछ बनाए गए हैं। यहाँ पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएं, संसाधन आवंटन, ये सब कार्य होते थे। ये बॉटम टू अप अप्रोच या बॉटम टू टॉप और वो टॉप टू बॉटम, ये इस तरीके से अप्रोच दोनों की अलग अलग थी। फिर इसके ध्यान का क्षेत्र जैसे ये एसडीजी पे ज्यादा ध्यान देता है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, ऐसे कार्यक्रम। जी कौन सा वाला? हाँ शायद वो भी इसी का ही। ऐसे प्रोग्राम्स जो है नीति आयोग द्वारा चलाए गए हैं, और ये आर्थिक योजना, विकास के लक्ष्य देता था, फंडिंग करता था, ये सारे काम इसके हुआ करते थे। ये लचीला, गतिशील, सहयोगी, वो बहुत कठोर और केंद्रीय नियंत्रण वाला था। ये सलाहकार की भूमिका निभाता है। ये परिणामों पर सीधी इसकी पकड़ थी और जवाबदेही जो थी वो सेंटर की थी। और जो ये रिजल्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग करता है, ये टारगेट ओरिएंटेड था। जैसे कि अपने था ना कि गरीबी हटाओ, एक प्लानिंग में ये था। इस तरीके से एक में ये था कृषि की इतनी होनी चाहिए डेवलपमेंट, एक में था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एकदम टारगेट ओरिएंटेड था और ये रिजल्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग करता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाता है। जैसे कि अभी क्या क्या चीज़ चल रही है वो सारे डेटा के एनालिसिस करते हैं, फिर पॉलिसी फॉर्म करते हैं। तो ये तो बहुत सारे मैंने दे दिए, पर ठीक है 7-8 तक चल जाते हैं इसके अंदर। नीति आयोग ने योजना आयोग की तुलना में नीति निर्माण को अधिक लचीला, सहभागी और प्रतिस्पर्धी संघवाद आधारित बनाया है, लेकिन इसके पास वित्तीय शक्ति का अभाव है, वैधानिक आधार नहीं है। इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। और योजना आयोग जहां फंडिंग प्लस योजना मॉडल पे था, वही नीति आयोग सुझाव, रणनीति प्लस नवाचार मॉडल पे। तो इस तरीके से हम एंड कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन है, सीवीसी भ्रष्टाचार निरोध का शीर्ष निकाय होते हुए भी एक अनुशंसात्मक संस्था मात्र है, यानी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी या फिर रिकमेंडेटरी बॉडी की तरह काम करता है। इसकी शक्ति, सीमा और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कुल मिला के जो भी सीवीसी में पढ़ा है अपने को, सब इनको बताना था कि क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, इसकी पावर्स क्या है, इसमें इश्यूज क्या है, थोड़ा बहुत सुझाव भी। अब अपने बताएंगे सीवीसी भारत में भ्रष्टाचार निरोध के लिए एक टॉप बॉडी है। 1964 में बनाई थी संस्थानम समिति की सिफारिश में, और 2003 के अंदर इसे वैधानिक दर्जा मिल गया था। इसके बावजूद ये मेनली एडवाइजरी बॉडी है, न कि प्यूनिटिव, यानी कि अनुशंसा देती है, सिर्फ दंडात्मक ये निकाय नहीं है। अब इसके बारे में बताते हैं इसकी भूमिका क्या है। तो सतर्कता संबंधी जांच और सलाह देता है। जैसे मंत्रालय और विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है तो वहां पे जांच की समीक्षा और सलाह देना इसका काम है। सीबीआई पर सुपरविजन इसका रहता है, वहां पे भी मामलों की समीक्षा करता है, निगरानी करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि सीबीआई भी जरूरी नहीं है इसकी बात माने। शिकायतों की जांच और प्रबंधन, और सरकारी कर्मचारियों, पीएसयू, बैंकों, बीमा कंपनियों इत्यादि के खिलाफ भी शिकायतें देखता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का भी क्रियान्वयन करता है। वहाँ की भी जो शिकायत है उनकी भी जांच की निगरानी करता है। इसके अलावा लोकायुक्त के और जो भ्रष्टाचार अधिनियम है उसके तहत भी इसको पावर्स है। अब क्यों ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके पास कोई दंड देने का अधिकार नहीं है। ये ना तो किसी को निलंबित कर सकता है, ना बर्खास्त कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन भेजता है। विभाग माने चाहे नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई पे भी जांच की दिशा तय कर सकता है, पर सीधी जांच का आदेश नहीं दे सकता। सतर्कता जांच में अंतिम निर्णय प्रॉपर विभाग का ही होता है। रिपोर्ट मिलने के बाद भी आखिरी फैसला मंत्रालय विभाग लेता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर्च और सीज की कोई पावर नहीं है इसके पास। जहां ये नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। सर्च और सीज, हाँ, ढांचा ही नहीं, और कोई इसके पास बॉडी भी नहीं है जो उसके साथ काम कर सके। कानून की भी सीमाएं है, इसको वैधानिक दर्जा दिया है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र जांच एजेंसी का कोई दर्जा नहीं दे रखा है इसको। ये वॉच डॉग विदाउट टीथ भी बोल देते हैं इसको, है ना। हाँ, तो प्रभावशीलता पर क्या असर आता है? तो भ्रष्टाचार के बड़े मामले विभागों के अंदर पेंडेंसी पड़े रहते हैं। कई बार राजनीतिक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है। फिर एडवाइजरी के कारण इसमें सीवीसी को दंड भी नहीं दे पाता। फिर भी महत्व है इसका, भाई केंद्र सरकार में सतर्कता सुधार का मुख्य मंच यही है अपने पास। तो सीबीआई को दिशा और पर्यवेक्षण तो देता है, बड़े घोटालों में नैतिक दबाव तो बना रहता है, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए नीति निर्माण भी ये करता है। अब इसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी पावर दे दो, कोई बॉडी दे दो, सर्च और सीज के पावर दे दो, ये इसका वे फॉरवर्ड करके
और इसका कंक्लूजन हम करना इस तरीके से। भाई जो प्रॉब्लम्स होती है ना वहीं से सॉल्यूशन निकाल दो। अगर वित्तीय संसाधन नहीं है तो वित्तीय संसाधन दे दो। अगर आपके पास कोई बॉडी नहीं है इसके पास जांच एजेंसी, तो आप वो बना दो। मतलब जो जो इजीली हो सकती है। हाँ, कभी नहीं आता ये। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीआईसी से रिलेटेड आरटीआई एक्ट है, उसके तहत सीआईसी की जो भूमिका है उसका मूल्यांकन करना है। क्या हालिया संशोधनों ने, जो 2019 की मैंने बात करी थी संशोधन हुआ था, उसमें आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया है, ये अपने को चर्चा करनी है। यानी थोड़ा बहुत हमने सीआईसी को बताना है और उसके बाद 2019 का जो चेंजेस थे उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये एक स्वतंत्र और वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बनी है। इस एक्ट को लागू करने के लिए और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या है? अपील और शिकायत निवारण। को पता है जब सेकंड अपील जब जाती है और कोई शिकायत है कि भाई हमारी कोई सूचना दे ही नहीं रहा है, रिजेक्ट कर दिए, तो उन सब के अंदर इसका प्रमुख रोल ये अदा करती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि जो सार्वजनिक प्राधिकरण है वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी खुद से कर रहे हैं या नहीं कर रहे सूचना साझा, वो चेक करता है। मंत्रालय और विभागों के आरटीआई अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा उसका मूल्यांकन करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भ्रष्टाचार उजागर करता है, सरकारी कार्यों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए सहायक है और आरटीआई को लोकतांत्रिक सहभागिता का हथियार बनाने में योगदान देता है। ये तो इसकी सारी भूमिका हो गई। अब सीमाएं और चुनौतियां क्या? पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और संस्थागत मतलब सूचना, आपको पता है डेटा इतना ज्यादा है, उसको डेटा को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। तो उसके पास ऐसी कोई डिजिटल या फिजिकल बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आयुक्तों की नियुक्ति में बहुत ज्यादा देरी, रिक्तियां प्रभावित करती है इसके कार्य क्षमता को। अनुशासनात्मक शक्ति का अभाव है, आयोग निर्णय तो दे सकता है पर सभी प्राधिकरणों पर आदेश लागू करने की शक्ति इसकी बहुत लिमिटेड है। कई विभाग आदेशों की पालना ही नहीं करते हैं। वित्तीय और मानव संसाधन की बहुत ज्यादा कमी है, वही फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। राजनीतिक और कार्यकारी दबाव भी आशंका। इसकी नियुक्ति भी आप लिख सकते हो, नियुक्ति भी एक समिति की सिफारिश पे की जाती है और वो समिति जो है इसको पॉलिटिकलाइज करने के लिए इनफ। ठीक है, थोड़ा राजनीतिक दबाव उस पर रहता है। खासकर 2019 के संशोधन के बाद कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ गई। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। तो सीआईसी और सूचना जो आयुक्त होते थे उनके कार्यकाल, वेतन, भत्ते अब सरकार ही निर्धारित करेगी, ये ध्यान रखना है। इससे पहले संवैधानिक संस्था के समान था इसका सब कुछ। इससे स्वायत्त, निष्पक्षता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ये वर्ड लिखना है क्योंकि ये चीज हो चुकी है और अपने नेगेटिव नहीं जा सकते गवर्नमेंट की। आशंका है कि ऐसा हो सकता है। तो इससे क्या होगा? कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ गई, संवेदनशील मामलों में प्रेशर परसेप्शन बढ़ गया, आयोग की संस्थागत मजबूती कमजोर पड़ गई। अब कंक्लूजन करना है अपने को। आरटीआई व्यवस्था को अगर अपने मजबूत बनाना है तो आयोग को पर्याप्त संसाधन देने होंगे, पूर्ण स्वायत्तता देनी होगी और नियुक्तियों में बहुत ज्यादा पारदर्शिता की जानी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांत सूचना के अधिकार की रक्षा कर सके। हमें यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं लिखा है कि भाई हमें 2019 के संशोधन को हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो संशोधन हो चुका है, सबने एक्सेप्ट भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसी में से ही पॉजिटिव चीजें लिखनी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है अपना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार संरक्षण का प्रमुख राष्ट्रीय निकाय है, लेकिन ये एक नखविहीन, दंतविहीन संस्था है। सेम चीज इसके बारे में लिखनी है और इसकी जो पावर नहीं है जहां से वो हमें बतानी है और एक आधे सुझाव के साथ इस क्वेश्चन को एंड करना है। जी हाँ, वही बिल्कुल। और अधिकतर चीजें जो है ना फैक्चुअल, वो जैसे मैंने अधिनियम है तो इंट्रो में ही डाल दो आप, ताकि उनको पता चल जाए कि इसको पता है कि क्या बात हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो बैठेंगे जो पहली बार देखेंगे कि अच्छा नेशनल ह्यूमन राइट पे क्वेश्चन आता है 10 नंबर का और वो मुझे लिखना है, तो वो कुछ भी शुरू करेंगे। तो उनसे अगर हमें अलग बनना है तो स्टार्टिंग में उन्हें अच्छे फैक्ट्स दे दो,
तो एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 के तहत मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए हुई है, संवर्धन और उल्लंघनों की जांच के लिए की गई है। हालांकि देश का प्रमुख मानवाधिकार प्रहरी है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं जो इसे नखविहीन और दंतविहीन बना देती है। इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या है, तो जो उसके काम है वो लिखेंगे। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच और संज्ञान लेना, जेल और बंदी गृह थानों इत्यादि का निरीक्षण, मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, सरकार को सिफारिश देता है, मानवाधिकार के रिलेटेड एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। एनएचआरसी क्यों अब बात करते, क्या लिमिट्स हैं जो इसको नखविहीन दंतविहीन बनाते हैं, तो केवल एडवाइजरी बॉडी है, कोई भी इसके एडवाइस जो है बाध्यकारी नहीं है और दंड नहीं दे सकता, इसके पास दंडकारी या बाध्यकारी शक्ति नहीं है, और सरकार चाहे तो माने चाहे नहीं माने इसकी सिफारिशों को। कार्यपालिका पर निर्भरता, यहाँ पे भी अपने नियुक्ति मैंने लिखा ही है। स्टाफ और फंडिंग सरकार पर निर्भर है, और अध्यक्ष की जो चुनाव होता है वो भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करती है। सशस्त्र बलों पर सीमित अधिकार है, अगर कहीं अफस्पा लगा हुआ है तो वहां पे एनएचआरसी की शक्तियां बहुत कमजोर है, वहां पे वो ह्यूमन राइट्स को नहीं मतलब जांच कर सकते, सिर्फ रिपोर्ट दे सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसा हुआ था, बस एडवाइस भी ज्यादा नहीं दे सकते। जांच एजेंसी पर निर्भरता है, खुद की कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी है ही नहीं, और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में राज्य पुलिस पर निर्भर करता है, और बहुत मामलों में तो खुद आरोपी ही पुलिस वाले होते हैं। हाँ वैसे रहता है, पर वैसे नहीं है ना प्रॉपर बॉडी अपने पास, मतलब जैसे पुलिस वगैरह और ये सब ऐसे एजेंसी तो नहीं है ना अलग से, वो है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भी एक प्रॉब्लम बन रही है, शिकायतों में भारी वृद्धि हो रही है, लेकिन सीमित मानव संसाधन है, धीमी प्रक्रिया है, तो ये सब एनएचआरसी की जो प्रभावशीलता है उसको घटा देते हैं। लेकिन कई मामलों के अंदर हम देखते हैं कि सीमित अधिकारिता भी है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में इसके पास कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, अदालत में जो लंबित मामले पड़े उन पे कार्यवाही नहीं कर सकता, ठीक है, और शायद कुछ 1 वर्ष से पहले ऐसे कुछ भी है ना इसके अंदर, उससे पुराने मामले भी वो नहीं देखते, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इतनी बुराई करने के बाद थोड़े तो अच्छाई भी लिखेंगे, जैसे कस्टोडियल डेथ, दलित आदिवासी अत्याचार, महिला सुरक्षा के अंदर अच्छे कार्य किए, इसने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप दिखाया है। मानवाधिकार पर राष्ट्रीय जागरूकता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वजह से, और राज्यों में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनकी स्थापना के लिए भी इसने एक बड़ा आधार तैयार किया है। अब कंक्लूड करेंगे कि इसको सशक्त बनाने के लिए हमें इसको स्वतंत्र जांच एजेंसी देनी चाहिए, बाध्यकारी शक्तियां और बेहतर संसाधन प्रदान करने चाहिए, ताकि वास्तव में एक सक्षम और दंत युक्त संस्था के रूप में कार्य कर सके। कुल मिला के यही चीजें हैं, फैक्ट अगर अपने को पता होंगे, और लैंग्वेज तो अपने धीरे धीरे सीख ही रहे हैं डेली, तो उससे काम हो जाए। बाकी आप प्रिपेयर करके आते तो ये बेस्ट चीज है, मतलब बिना प्रिपेयर करके आओ एक दिन आके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कोई फायदा नहीं है इस क्लास में। हाँ आ सकते, बस कंसिस्टेंसी में वहां पे ये चीज उतर जानी चाहिए, वहां के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करो और टाइम फ्रेम के अंदर कर दो। और पेपर 4 अभी जैसे सिलेबस वगैरह अभी तो कुछ है नहीं अपने पास ऑफिशियल, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी और क्या है, देखो अपने कोई नोटिफिकेशन है नहीं कोई, हाँ कोई एग्जाम है नहीं, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, अब एक दिन के अंदर इतना जो है मतलब 4 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, 6 6 क्वेश्चन लिख रहे हो। आपने मतलब जब ज्वाइन किया तो उससे पहले कितने क्वेश्चन लिखे थे, नहीं लिखते थे ना, तो चीजें बढ़ ही रही है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है। जैसे जैसे चीजें पास आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, अपनी चीजों को और बढ़ा देंगे, डाइवर्सिफाई कर देंगे, भाई आप पॉलिटी भी करो, ज्योग्राफी भी करो, पेपर 4 भी करो। हम्म 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 रिवीजन और डिस्कशन होगा, मैं आपको बोलती हूँ, जैसे पीयर्स अगर जब भी आए हैं आपके, तो आप उनके साथ डिस्कस करो, वो कोई अच्छा अगर स्टूडेंट मिलता है आप लोगों को तो उसको लेके बैठो, जैसे यहाँ से 5 ये आपका टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद 5 मिनट या जाते टाइम डिस्कस करो ऐसे, या पहले आके डिस्कस कर लो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक आधा पॉइंट हो सकता है उसने कहीं से अच्छा सर्च करके लिखा हो, वो आपको मिल जाएगा और आप वाला उसको मिल जाएगा, और इससे कोई रैंक वैंक का फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि आपको याद होना चाहिए ना वो चीज। हम्म
देखो मेहनत तो यही है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनो, आप घंटों को मत गिनो, आप ये देखो ना क्या करना है। पोर्शन, ये मेरा सिलेबस है, ये कंप्लीट होना चाहिए। ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे वहाँ क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। अब मान लो बिना आपने बहुत तैयारी की हो, 24 24 घंटे पढ़े हो, आप एक सेकंड भी नहीं सोए, वहाँ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से, गलत कराए, फिर प्रोडक्टिव। हाँ, ये तो जरूरी है कि भाई आपका माइंड जो है पूरे दिन रिलेटेड टू आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। रात को सोते टाइम आपके दिमाग में ये चीजें घूमनी चाहिए, खुद से आप बातें करो कि अच्छा ये है, मेरे को कल ये करना है, ये तो बहुत जरूरी है। पर ये नहीं है कि 18 घंटे 20 घंटे, अभी वो वाला टाइम नहीं है, अभी तो ये। हाँ, इंटरनेट तो अपने पूरे दिन ही लगे हुए, मतलब एंगेज रहते हैं, कभी ये सर्च कर लिया, कभी वो देख लिया, ये है। हाँ, अभी तो नहीं जरूरी, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आने वाला है। हाँ, सुनने में तो हर जगह से आया है, बाकी देखते हैं। चलो ठीक है, तो हो गई अपनी आज की क्लास।